अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माई सेल्फ इमरान खान। आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू इन उड़ान क्लासेस। दोस्तों, आज मैं बायोकेमिस्ट्री के एक टॉपिक एंजाइम्स के बारे में आप लोगों के सामने कुछ एक्सप्लेनेशन अपनी रखूँगा। ये जो टॉपिक है इसको हम कुछ चरणों में स्टेप्स में कंप्लीट करेंगे, जिसका पहला जो स्टेप है वो इसकी जनरल प्रॉपर्टीज़ के बारे में है। दोस्तों, अगर हम बात करें एंजाइम की तो सबसे पहला सवाल ये है कि एंजाइम हैं क्या। व्हाट आर द एंजाइम्स? एंजाइम्स आर द बायोमोलिक्यूल्स और वी कैन से द बायोकैटलिस्ट which take part in a chemical reaction in such a way that they accelerate or speed up the rate of reaction in a biological system। अगर हम किसी भी बायोलॉजिकल सिस्टम की बात करें तो उसमें पाए जाने वाले एंजाइम्स ऐसे जैविक अणु या जैव उत्प्रेरक होते हैं जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने के दौरान रेट ऑफ रिएक्शन यानी उसकी जो क्रिया करने की दर है उसको एक्सेलरेट करते हैं, फास्ट करते हैं, उसको गति देते हैं। डियर फ्रेंड्स, एंजाइम्स किससे मिलकर बने होते हैं? अगर इसका केमिकल कंपोजिशन हम देखें तो एंजाइम्स जो होते हैं ये मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, यानी वृहद अणु होते हैं। ये प्रोटीनियस मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। चूँकि प्रोटीन भी एक मैक्रोमोलिक्यूल है तो उसी तरीके से एंजाइम्स भी मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। अगर हम एंजाइम्स की बात करें तो एंजाइम्स का जो मोलिकुलर वेट है वो भी काफ़ी हाई होता है, जिसका कारण इसमें मिलने वाले अमीनो एसिड्स का बड़ी संख्या में मिलना है। 100 से लेकर के हज़ारों तक अमीनो एसिड इसमें पाए जा सकते हैं। एंजाइम्स की स्ट्रक्चर कैसी है? एंजाइम्स दरअसल में एक 3 डायमेंशनल टर्सरी स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, यानी एंजाइम्स में जो प्रोटीन है उसकी कॉइलिंग, फोल्डिंग और डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन कोवलेंट बॉन्डिंग उसके अंदर होती है, जिस वजह से इसकी जो स्ट्रक्चर है वो एक बॉल शेप, जिसे हम कहें कि एक गोलाकार स्ट्रक्चर जो है वो इसकी बन जाती है। अगर इसमें प्रोटीन की बात करें तो इसमें ग्लोब्यूलर प्रोटीन प्रेजेंट होता है और ये इस तरीके से कॉइलिंग और फोल्डिंग होती है कि ये अपने आप में एक कॉम्प्लेक्सिटी शो करता है। अगर हम बात करें एंजाइम की दोस्तों, तो एंजाइम्स ऐसे बायोमोलिक्यूल जो रेट ऑफ रिएक्शन को तो बढ़ाते हैं, लेकिन इसके साथ इसकी कुछ और खूबियाँ भी हैं। जैसे रेट ऑफ रिएक्शन को एंजाइम्स ज़रूर बढ़ाएंगे, लेकिन रिएक्शन इक्विलिब्रियम को एंजाइम्स प्रभावित नहीं करते हैं। यानी कि एंजाइम्स जो हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएंगे लेकिन रिएक्शन इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। तो पहले तो हम ये समझें कि एंजाइम्स किस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करते हैं और फिर हम जानेंगे कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम को ये किस तरीके से प्रभावित नहीं करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम इस डायग्राम की इस फर्स्ट नंबर डायग्राम की तरफ नज़र डालें तो एंजाइम्स जो हैं वो मैक्रोमोलिक्यूल की फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट हैं। इसी तरीके से ये एक सबस्ट्रेट है। आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात और बताऊं कि एंजाइम्स जो होते हैं ये हाईली एफिशिएंट होते हैं। हाईली एफिशिएंट होते हैं मतलब कुछ एंजाइम्स जो हैं वो काफ़ी तादाद में, बड़ी संख्या के अंदर, हज़ारों की तादाद में जो सबस्ट्रेट हैं उनको जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने की क्षमता रखते हैं। ये मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। इनकी सतह पर एंजाइम्स की जो सरफेस होती है, इस सरफेस पे कुछ विशिष्ट स्थल होते हैं जिन्हें एक्टिव साइट्स कहते हैं। एंजाइम्स की सरफेस पे जो एक्टिव साइट्स मिलती है, ये एक्टिव साइट्स एक क्लेफ्ट या सर्विक्स, जिसे हम एक दरार कह सकते हैं, एक दरार की शक्ल में यहाँ पर एक इसमें एक्टिव साइट पाई जाती है और इसी एक्टिव साइट का एंजाइमेटिक एक्टिविटी में सबसे बड़ा रोल होता है। दरअसल में ये जो मैक्रोमोलिक्यूल है, इतनी बड़ी संरचना होने के बावजूद भी सबस्ट्रेट से रिएक्शन जो है वो सिर्फ ये एक्टिव साइट वाला रीजन करता है। क्या है इस एक्टिव साइट में ऐसा जो ये इतना इम्पॉर्टेंट रोल इसका है? तो डियर फ्रेंड्स, इस एक्टिव साइट में वैसे तो आप जानते हैं कि एंजाइम जो है ये पूरी तरीके से प्रोटीनियस है, यानी अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। लेकिन जो हम बात करते हैं कि ये मैक्रोमोलिक्यूल है, तो ये मैक्रोमोलिक्यूल क्यों हुआ? दरअसल में एंजाइम्स अपनी स्ट्रक्चर को कुछ इस तरीके से ओरिएंट करता है कि इसका जो एक्टिव साइट वाला रीजन है
वहाँ पर स्पेसिफिक टाइप के जो अमीनो एसिड हैं जो किसी एक खास सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक होते हैं, उन्हें एंजाइम को वहाँ पर व्यवस्थित करना होता है। तो इस तरीके से ये कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करते हैं कि एंजाइमेटिक जो एक्टिव साइट जो है वहाँ पर वही अमीनो एसिड आकर के लगे, अमीनो एसिड रेजिड्यूज आकर के लगे जो उस स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ जो है वो बॉन्डिंग करने के लिए, रिएक्शन करने के लिए जो है वो कैपेबल हों। तो इस तरीके से यहाँ पर ये इसकी एक्टिव साइट्स होती है। ऐसा नहीं है कि सेस एंजाइम का कोई रोल नहीं है। सेस जो एंजाइम की सरफेस है वो एंजाइम रेगुलेशन में उसका महत्वपूर्ण रोल है, जिसके बारे में हम थोड़ी टाइम बाद में डिस्कशन करेंगे। तो लेकिन फ़िलहाल अगर हम बात करें तो ये जो एक्टिव साइट है इसकी सतह पर आकर सबस्ट्रेट लगता है। इस एक्टिव साइट पर लगने के बाद में सबस्ट्रेट जो है उसके अभी इसमें सबस्ट्रेट और एक्टिव साइट के बीच में एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसे हम एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और कॉम्प्लेक्स बनने के बाद में जो एक्टिव साइट है वो सबस्ट्रेट को बॉन्ड ब्रेकिंग होते हैं और इस तरीके से ये प्रोडक्ट बन जाता है। अगर हम बात करें एंजाइम के इस ग्राफ की तो इससे हम उस पूरी पिक्चर को और अच्छे से समझ सकते हैं। अगर हम इस ग्राफ की बात करें तो मान लीजिए यहाँ पर कोई सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट को इस प्रोडक्ट में चेंज होना है। हम जानते हैं कि किसी भी जैविक अणु को जब केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करना होता है या डिसोसिएशन होना होता है या किसी के साथ एसोसिएट होना होता है तो उसके पास में कुछ ना कुछ फ्री एनर्जी होना ज़रूरी है। अगर इस एंजाइम के पास में इतनी एनर्जी नहीं है कि ये एक स्पेसिफिक लेवल जिसे ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट तक इसके पास पहुंचने की अगर एनर्जी नहीं है तो ये उस केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट बनाने में हेल्पफुल नहीं होगा। ये ट्रांजिशन स्टेट होती क्या है? दरअसल में ये एक इंटरमीडिएट स्टेज होती है। इस स्टेज पे आने के बाद ही जो है वो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में बदलने की दिशा में आगे बढ़ता है। और ये जो ट्रांजिशन स्टेज है यहाँ तक पहुँचा कैसे जाए, यानी इस ट्रांजिशन स्टेज में पहुँचने के लिए इस सबस्ट्रेट को फ्री एनर्जी की डिमांड होती है। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो फ्री एनर्जी अगर इस सबस्ट्रेट के पास अवेलेबल है तो ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने की दिशा में बढ़ेगा, अदरवाइज़ ये आगे नहीं बढ़ेगा। ये जो एनर्जी होती है इस सबस्ट्रेट की एनर्जी से ले करके यहाँ ट्रांजिशन स्टेज तक की एनर्जी की, इस एनर्जी को हम एक्टिवेशन एनर्जी भी कहते हैं। साइंटिफिक टर्म में थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से इसे डेल जी डैगर के नाम से भी जाना जाता है। अगर इस केमिकल रिएक्शन में ये एंजाइम भाग नहीं ले रहा है, एंजाइम अगर इसमें पार्ट नहीं ले रहा है तो सबस्ट्रेट को ये इतना लंबा एनर्जी बैरियर जो है वो पार करना पड़ेगा अगर उसे प्रोडक्ट में बदलना है तो इतनी फ्री एनर्जी उसे गेट करनी पड़ेगी, उसके बाद ही वो आगे सबस्ट्रेट में बदलने की दिशा में जाएगा। लेकिन चूँकि आप जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी है या और मैमल्स की बॉडी है, उनमें देयर आर बिलियंस ऑफ केमिकल रिएक्शन एट ए टाइम, लाखों करोड़ों की तादाद में जो है वो रासायनिक अभिक्रियाएं चलती रहती है और तीव्र उत्पाद की ज़रूरत पड़ती है, प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में हमारे शरीर में एक स्पेसिफिक जो प्रोटीन जो है वो एक स्पेसिफिक फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं जिन्हें एंजाइम्स कहते हैं। एंजाइम्स हमने ये तो कह दिया कि ये रेट ऑफ रिएक्शन को एसिलरेट करता है, बढ़ाता है। लेकिन ये कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को एसिलरेट करता है? इसका सबसे इम्पॉर्टेंट काम ये है कि ये इस एक्टिवेशन एनर्जी को, या जिसे हम डेल जी डैगर कहते हैं, इस एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस कर देता है। ये एक एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस कैसे करता है? एक्टिव साइट के ऊपर कुछ ऐसे अल्टरनेट पाथ्स, एक्टिव साइट जो है ऐसा अल्टरनेट पाथ क्रिएट करता है जिसकी वजह से इसमें कुछ बॉन्डिंग का टूटना, कुछ नए बॉन्ड्स का बनना, डिसोसिएशन एसोसिएशन होता है। तो जो एक्टिवेशन एनर्जी की जो नीड होती है वो लेस हो जाती है, काफ़ी कम हो जाती है। यही वजह है कि यहाँ पर जो सबस्ट्रेट है एंजाइम के साथ मिलकर बड़ी आसानी से प्रोडक्ट बनने की दिशा में आगे बढ़ता है। एंजाइम जब सबस्ट्रेट के साथ जुड़ता है तो उसके क्रिया करने की जो दर है वो कई हज़ार और इवन लाख गुना, कई हज़ार गुना जो है वो उसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज़ हो जाती हैं। अगर हम अब आप देखिए कितना ये जो एंजाइम जैसी सबस्ट्रेट के साथ जुड़ा तो ये बड़ी आसानी से यहाँ पर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। एक बात फ्रेंड्स हमने कही कि जो बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर रिएक्शन इक्विलिब्रियम को ये एंजाइम डिस्टर्ब नहीं करता है। तो सवाल ये है कैसे नहीं करता है, उसके बारे में बात करते हैं। ये सबस्ट्रेट की एनर्जी है, ये प्रोडक्ट की एनर्जी है।
अब सबस्ट्रेट जो है उससे प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, यानी सबस्ट्रेट की जो एनर्जी है वो ज़्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी जो है वो कम है। तो सवाल ये है कि शेष एनर्जी गई कहाँ। यानी जब सबस्ट्रेट प्रोडक्ट के अंदर चेंज होता है तो उसके साथ कुछ एनर्जी रिलीज़ होती है, और एनर्जी रिलीज़ होती है, और ये जो रिलीज़ हुई हुई एनर्जी है वही गिब्स फ्री एनर्जी है। ये माइनस साइन से है, इसलिए रिप्रेजेंट है कि एक डाउन हिल रिएक्शन है, यानी कि सबस्ट्रेट की एनर्जी ज़्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है। तो इस वजह से यहाँ पे ये डेल जी का मान जो है ये भी माइनस में आया है। तो ये डेल जी जो है ये थर्मोडायनेमिक का कॉन्सेप्ट है। कहने का तात्पर्य यह है कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी इतना इतना जो हिस्सा है ये थर्मोडायनेमिक का एक पार्ट है, जो कि एक बायोकेमिकल रिएक्शन की ओवरऑल एनर्जी कैलकुलेशन के लिए यहाँ पर होता है। जहाँ तक बात इस एक्टिवेशन एनर्जी की है, तो एक्टिवेशन एनर्जी सिर्फ सबस्ट्रेट को उस पोजीशन में लेकर आती है, उसको अनस्टेबल करती है, क्योंकि स्टेबल सबस्ट्रेट रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेगा। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी सबस्ट्रेट को अनस्टेबल कर इसकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाकर, कॉलिजन की क्षमता को बढ़ाकर इस ट्रांजिशन स्टेज पे ले आती है, ताकि ये रिएक्शन कर सके या किसी प्रोडक्ट में चेंज हो सके। ट्रांजिशन स्टेज की हमने बात की कि भाई ट्रांजिशन स्टेज जो है वो इंटरमीडिएट स्टेज है, जिसको पाने के लिए कुछ एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और इसी के बाद जो है वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि भाई जो ये थर्मोडायनेमिक का जो नीचे का पार्ट है, यानी कि ये जो है इस एक्टिवेशन एनर्जी से प्रभावित नहीं होता, इसीलिए ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करता। दूसरी सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स एक और बताऊँ आपको, ये एक डाउन हिल प्रोसेसिंग है, यानी सबस्ट्रेट की एनर्जी ज़्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो गई। तो जो डाउन हिल प्रोसेस होता है उसकी जो रिएक्शन होती है वो रिएक्शन भी इसकी जो है वो एक्सर्गोनिक होती है और स्पॉन्टेनियस होती है। गिब्स फ्री एनर्जी का ये कॉन्सेप्ट है कि गिब्स फ्री एनर्जी तभी रिलीज होगी जब डाउनस्ट्रीम रिएक्शन के अंदर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो और एक्सर्गोनिक हो। तो चूंकि इसकी एनर्जी ज़्यादा है, इसकी कम है, अगर प्रोडक्ट की एनर्जी में से सबस्ट्रेट की लेस करेंगे तो जो ऑलरेडी माइनस है तो इसकी वैल्यू माइनस में आएगी। तो गिब्स फ्री एनर्जी यहाँ पर माइनस में है, तो इस वजह से इक्विलिब्रियम को प्रभावित नहीं करता। इसी तरीके से फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि भाई एंजाइम जो है वो जब भी किसी केमिकल रिएक्शन, बायोकेमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करता है, तो एंजाइम के पास कोई कॉज नहीं होता कि वो उस रिएक्शन को शुरू करे। रिएक्शन सबस्ट्रेट के थ्रू स्टार्ट होगी, सबस्ट्रेट के थ्रू ही रिएक्शन स्टार्ट होगी। एंजाइम रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करता, एंजाइम रिएक्शन को एक्सेलरेट करता है। इसी तरीके से जब प्रोडक्ट बनता है तो प्रोडक्ट बनने के बाद एंजाइम अपने वापस उसी फॉर्म में रिलीज होता है जिस फॉर्म में वो सबस्ट्रेट के साथ जुड़ता है। यानी एंजाइम खुद प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं बनता, एंजाइम के स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं होता, बट देयर सम टाइम क्या होता है कि देयर में बी ए स्मॉल चेंजेस इन एज ए अल्ट्रेशन इन एक्टिव साइट। यानी कई बार क्या होता है कि जो एक्टिव साइट होती है ये जब सबस्ट्रेट से जुड़ती है तो माइनर अल्ट्रेशन इसके स्ट्रक्चर अंदर होते हैं। वो अल्ट्रेशन भी जब प्रोडक्ट बन जाता है तो वो एंजाइम वापस अपने रीगेन कर लेता है और वापस नॉर्मल फॉर्म में यहाँ वापस आ जाता है। ये सबस्ट्रेट ये एंजाइम ये सबस्ट्रेट के साथ जुड़ा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाया, जैसे ही प्रोडक्ट बना एंजाइम अपने रिलीज हो गया। तो दोस्तों ये एक बेसिक हमने बात की एंजाइम की डेफिनेशन के बारे में कि भाई क्या क्या चीज़ें इससे मूल